हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 1 जनवरी 2024 के मुख्य करंट अफेयर्स और उनके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किसने भारत और इटली के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है? दोस्तों, आपका सही आंसर कैबिनेट ने होगा। व्याख्या: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत सरकार और इटली सरकार के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते पर हस्ताक्षर के प्रस्ताव को 27 दिसंबर 2023 को मंजूरी दी। इस समझौते पर 2 नवंबर 2023 को भारत की ओर से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इटली की ओर से विदेश मामले और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मंत्री एंटोनियो तजानी ने हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते से लोगों के बीच परस्पर संपर्क में वृद्धि होगी, विद्यार्थियों, कुशल कामगारों, कारोबारियों और पेशेवरों की आवाजाही को बढ़ावा मिलेगा। इससे दोनों देशों के बीच अनियमित प्रवासन से संबंधित मुद्दों पर सहयोग को मजबूती मिलेगी। इटली में शैक्षणिक व्यावसायिक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अनुभव प्राप्त करने के इच्छुक भारतीय विद्यार्थियों को 12 महीने तक इटली में अस्थायी निवास की अनुमति दी जा सकती है। इटली के पास व्यावसायिक प्रशिक्षण, पाठ्येतर इंटर्नशिप और पाठ्यचर्या इंटर्नशिप से संबंधित विस्तृत प्रावधान है। ये भारतीय विद्यार्थियों को इतालवी कौशल मानकों में अनुभव प्राप्त करने का अवसर देते हैं। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में कौन दिल्ली में मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? दोस्तों, आपका सही आंसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। व्याख्या: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 28 और 29 दिसंबर 2023 को दिल्ली में मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सहकारी संघवाद के सिद्धांत को क्रियान्वित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से प्रेरित होकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहभागी शासन और साझेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ये तीसरा सम्मेलन है। पहला जून 2022 में धर्मशाला में और दूसरा जनवरी 2023 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। 3 दिवसीय सम्मेलन में केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों, मुख्य सचिवों और सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित 200 से अधिक लोग भाग लेंगे। इस वर्ष मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन का मुख्य फोकस ईज ऑफ लिविंग है। इस सम्मेलन में राज्यों के साथ साझेदारी में एकजुट कार्रवाई के लिए एक विकास एजेंडा तय किया जाएगा। साथ ही विकास एजेंडा का ब्लूप्रिंट तैयार करके इसके कार्यान्वयन पर जोर दिया जाएगा। इस सम्मेलन में जिन 5 उप विषयों पर चर्चा की जाएगी, वे हैं भूमि और संपत्ति, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किसने नई दिल्ली में पंडित मोतीराम पंडित मनीराम संगीत समारोह के 50 साल पूरे होने के अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर गृह मंत्री अमित शाह ने होगा। व्याख्या: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में पंडित जसराज संगीत समारोह, पंडित मोतीराम पंडित मनीराम संगीत समारोह के 50 साल पूरे होने के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। ये स्मारक डाक टिकट डाक विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने पंडित जसराज की स्मृति में एक डाक टिकट जारी कर उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस संगीत समारोह की शुरुआत पंडित जसराज जी ने 1972 में अपने पिता, संगीत रत्न पंडित मोतीराम जी और उनके बड़े भाई और बाद में उनके गुरु बने संगीत महामहोपाध्याय पंडित मनीराम जी की स्मृति के प्रति संगीतमय प्रेम व्यक्त करने के लिए की थी। अपने जीवन काल के 47 वर्षों तक हर वर्ष बिना एक भी अंतराल के पंडित जसराज जी ने इस वार्षिक संगीत समारोह की मेजबानी स्वयं की। ये हैदराबाद का सबसे पुराना संगीत समारोह है और इस विरासत को पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन द्वारा आगे बढ़ाया गया है। इस अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें सन ऑफ हैदराबाद भी कहा गया। डाक टिकट जारी करने के अवसर पर पंडित जसराज की पुत्री दुर्गा जसराज और पंडित मनीराम जी के पुत्र एवं पंडित मोतीराम जी के पोते पंडित दिनेश सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किसने यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान के 9वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया है?
दोस्तों आपका सही आंसर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने होगा। व्याख्या। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान ILBS के 9वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया और इस समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि ILBS ने विश्व स्तरीय दक्षता और अखंडता के बल पर केवल 13 वर्षों की अवधि में अपनी अलग पहचान बनाई है। ILBS में 1000 से अधिक यकृत प्रत्यारोपण और लगभग 300 गुर्दा प्रत्यारोपण किए गए हैं। उन्होंने कहा कि भारत ILBS जैसे संस्थानों के बल पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा केंद्र बन रहा है, जहां अपेक्षाकृत कम लागत पर विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि पर्याप्त संख्या में अंगों के उपलब्ध नहीं होने के कारण कई मरीज यकृत, गुर्दा या किसी अन्य प्रत्यारोपण से वंचित रह जाते हैं। दुर्भाग्य से अंगदान से जुड़े अनैतिक तौर तरीके भी समय समय पर सामने आते रहते हैं। इन समस्याओं का समाधान करना जागरूक समाज की जिम्मेदारी है। हमारे देश में लोगों को अंगदान के प्रति प्रोत्साहन देने के लिए बड़े पैमाने पर अधिक से अधिक जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। प्रश्न नंबर 5 हाल ही में किस देश ने दुर्लभ पृथ्वी धातुओं को निकालने और अलग करने के लिए प्रौद्योगिकी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? दोस्तों आपका सही आंसर चीन देश ने होगा। व्याख्या। हाल ही में चीन देश ने दुर्लभ पृथ्वी धातुओं को निकालने और अलग करने के लिए प्रौद्योगिकी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चीन का दुर्लभ पृथ्वी धातुओं का वैश्विक परिष्कृत उत्पादन में 90% हिस्सा है। दुर्लभ पृथ्वी 17 धातुओं का एक समूह है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहनों, पवन टरबाइन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग के लिए चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। वर्ष 2023 की शुरुआत में चीन ने गैलियम और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर, दूरसंचार और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगों के कुछ हिस्सों में इस्तेमाल होने वाली धातुओं और ग्रेफाइट निर्यात पर सीमाएं लगा दी थी। दुर्लभ मृदा धातु 17 धातु तत्वों का एक समूह है। दुर्लभ मृदा धातु में स्कैंडियम और यट्रियम के अलावा आवर्त सारणी में 15 लैंथेनाइड्स शामिल हैं। 17 दुर्लभ मृदा धातुओं में सीरियम, डिस्प्रोसियम, एर्बियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, होल्मियम, लैंथेनम, ल्यूटेटियम, नियोडाइमियम और इट्रियम शामिल हैं। इन खनिजों में अद्वितीय चुंबकीय, संदीप्ति व विद्युत रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं। इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर एवं नेटवर्क, संचार, स्वास्थ्य देखभाल, रक्षा सहित कई आधुनिक तकनीकों में किया जाता है। वर्तमान में हालांकि यह 60% तक कम हो गया है और शेष मात्रा का उत्पादन अन्य देशों द्वारा किया जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका देश शामिल हैं। प्रश्न नंबर 6 हाल ही में कौन 2028 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है? दोस्तों आपका सही आंसर इसरो ने होगा। व्याख्या। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने 2028 तक भारत का पहला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करने का ऐलान किया है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया है कि अगले 5 सालों के भीतर यानी 2028 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हमारे शुरुआती मॉड्यूल को ऑर्बिट में पहुंचा दिया जाएगा। पहला मॉड्यूल 8 टन वजन वाला होगा। उन्होंने कहा कि भारत अमृतकाल के भीतर अपना भारत स्पेस स्टेशन स्थापित करना चाहता है। स्पेस में अभी 2 स्पेस स्टेशन है, इसमें से एक चीन का तियानागोन स्पेस स्टेशन है, जबकि दूसरा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसे दर्जन भर देशों ने मिलकर तैयार किया है। चीन का तियानागोन स्पेस स्टेशन 2022 से ही ऑपरेशनल है। वर्तमान में इस पर 3 एस्ट्रोनॉट्स भी मौजूद हैं। ये पृथ्वी से 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है। चीन ने पहले भी 2 अस्थायी स्पेस स्टेशन तियानगोन 1 और तियानगोन 2 को ऑर्बिट में भेजा था। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, रूस की रोस्कोमोस, जापान की जाक्सा, यूरोप की ईएसए और कनाडा की सीएसए ने मिलकर इस स्टेशन को तैयार किया। ये सभी मिलकर आईएसएस को कंट्रोल करते हैं। आईएसएस को 1998 में लॉन्च किया गया था। ये पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगा रहा है। स्पेस में भेजा गया ये इंसान का बनाया सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है। पृथ्वी के ऊपर भारत स्पेस स्टेशन होने से हमें 24 घंटे धरती की तस्वीरें क्लिक करने का मौका मिलेगा।
इसके जरिए देश को जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक घटनाओं की समझ, ज्वालामुखी विस्फोट की जानकारी और रोशनी से होने वाले प्रदूषण के बारे में और मौसम में होने वाले बदलाव का भी पता चलेगा। स्पेस में पौधे उगाने जैसे काम भी किए जाएंगे। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में भारत ने पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए किस देश को रुपये में भुगतान किया है? दोस्तों, आपका सही आंसर संयुक्त अरब अमीरात यूएई को होगा। व्याख्या: भारत ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपये में भुगतान किया है। 11 जुलाई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक उस फैसले के तहत उठाया गया है, जिसमें आयातकों को रुपये में भुगतान करने और निर्यातकों को स्थानीय मुद्रा में भुगतान प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी एडनॉक से भारतीय रुपये में 10 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदने के लिए भुगतान किया। इसके अतिरिक्त कुछ रूसी तेल आयात भी रुपये में किए गए हैं। आरबीआई अब तक 22 देशों के साथ रुपये में व्यापार की सहमति बना चुका है। 1970 के दशक से ही तेल की खरीद का भुगतान डॉलर में करने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा करने से न केवल भारतीय मुद्रा का प्रचलन वैश्विक हो सकेगा, बल्कि रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने से डॉलर की मांग को कम करने में मदद मिल सकेगी। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक मुद्रा की गिरावट से कम प्रभावित हो सकेगी। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक 4 स्टोर्स ऑफ डेस्टिनी का अनावरण किया गया है? दोस्तों, आपका सही आंसर एम नरवणे के द्वारा होगा। व्याख्या: हाल ही में एम नरवणे द्वारा लिखित पुस्तक 4 स्टोर्स ऑफ डेस्टिनी का अनावरण किया गया है। एम नरवणे देश के पूर्व थल सेना प्रमुख रह चुके हैं। इसमें नरवणे ने वर्ष 2020 में घटित गलवान घाटी सैन्य झड़प का उल्लेख किया है। गलवान घाटी सैन्य झड़प भारत और चीन के सैनिकों के मध्य 31 अगस्त 2020 को हुई थी। गलवान घाटी के इस हालात से निपटने के लिए सरकार ने भारतीय सेना को फ्री हैंड कर दिया था और आदेश दे दिया था कि जो उचित है वो करो। इस स्थिति का जनरल एम नरवणे ने किस तरह सामना किया था, उसका जिक्र उन्होंने अपनी किताब में किया है। इस पुस्तक में अग्निवीर योजना के बारे में भी लिखा गया है। एम नरवणे दिसंबर 2019 से अप्रैल 2022 तक थलसेना प्रमुख थे। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में मोबाइल फोन कंपनी टेक्नो ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है: ए दीपिका पादुकोण, बी आलिया भट्ट, सी अनुष्का शर्मा, डी श्रद्धा कपूर। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा कि प्रश्न नंबर 10, हाल ही में राजीव कुमार को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है: ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी गुजरात। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल होगा।